सो हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर आईएससी बोर्ड्स एग्जामिनेशन। याद रखिएगा ये वीडियो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। न्यू सिलेबस 25-26 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को कवर अप करने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आप लोग का आता है सेक्शन नंबर A के अंदर। इसको आज हम लोग कवर अप करेंगे इस डिटेल वीडियो के अंदर। साथ में कराऊंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और साथ में आपको बताऊंगा हॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आपके एग्जामिनेशन में आप लोग को आ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्यारा चैनल आप लोग के लिए प्यारे प्यारे वीडियोस फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग अपलोड करता रहेगा, स्पेशली फॉर आईएससी बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए भी। तो पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे फिजिकल एजुकेशन का जो आईएससी का 12th का यहाँ पे हमारा सिलेबस है, ये दो पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। पहला है सेक्शन है जिसके अंदर 6 यूनिट है। तो आज हम लोग कवर अप करने वाले फर्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऐसे ही हम लोग सीरीज में चलने वाले और हमारा यहाँ पे सेक्शन बी रहने वाला है, जहां पे सिलेबस ने खुद कहा है आप लोग से कि किसी 2 गेम के बारे में आप लोग को अच्छे से स्टडी करना है। तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, देखो सिलेबस में तो 9 अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट दिए हुए हैं, तो जो वन ऑफ द बेस्ट और सबसे इजीएस्ट आप लोग के लिए हो सकते हैं वो 2 मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कोई स्पेशल पढ़ाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, उनकी यूनिट को मैं कवर अप करा दूंगा। बाकी मेरे एंड से जो वन ऑफ द बेस्ट इजीएस्ट और एग्जाम में याद रखने वाले आप लोग के लिए हो सकते हैं वो मैं खुद से चूज करके ये 6 यूनिट के बाद इनमें से कोई 2 जो सबसे बेस्ट हो याद करने के लिए उसको पढ़ा दूंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे यूनिट नंबर 1 सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। इसके अंदर ये टॉपिक्स आप लोग को दिए हुए हैं आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, इन सभी को हम लोग को समझना है एक एक करके, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बने तो हम आसानी से कर पाए। जैसे फिजिकल एजुकेशन के वीडियो के लिए आप लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, सेम वैसे आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी बेस्ट बुक हम लोग को फिजिकल एजुकेशन के लिए लेना चाहिए जिसके थ्रू 100 मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मैंने खुद की मेरी फिजिकल एजुकेशन के वन ऑफ द बेस्ट बुक क्लास 12 के लिए आईएससी बोर्ड्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स दिला देगी। इसके अंदर आप लोग को मिलेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, 2016 से लेकर 25 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप लोग को मिल रही है। माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स भी आप लोग को इंक्लूड करके दिए गए हैं। लास्ट 3 ईयर के सॉल्व पेपर भी मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग सैंपल पेपर भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस बुक के साथ आप अपनी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के बाद बुक के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। इसके डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से जाके Amazon के थ्रू उसको ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही बूस्ट अप करो। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के पोर्शन में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है फिजिकल एजुकेशन के ऊपर आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली फिजिकल एजुकेशन इस चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशन बन सकती है वो क्या होगी? पहली चीज ये चैप्टर का नाम है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसलिए जो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन आप लोग को फ्रेम करनी है यहाँ पे, ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहां पे आप लोग डिफरेंट टाइप की वेरियस सोशल क्वालिटीज को डेवलप करते हो। अब ये वेरियस सोशल क्वालिटीज कौन सी होती है जिसको आप डेवलप करते हो? ये हो सकती है कोऑपरेशन, सिंपैथी, हेल्पफुलनेस, रिस्पेक्ट, भाईचारा, पेशेंस, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, फेयर प्ले खेलना और ऑनेस्टी जैसे डिफरेंट टाइप के सोशल क्वालिटीज फिजिकल एजुकेशन जैसे एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आप लोग को सिखाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज तो समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या भैया फिजिकल एजुकेशन सिर्फ सोशल क्वालिटीज ही डेवलप करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल क्वालिटीज के अलावा ये फिजिकल क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप करेगा। इमोशनली आप लोग को बैलेंस कैसे रहना है वो सिखाएगा। मेंटली कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है वो भी सिखाता है। बट ये चैप्टर सोशियोलॉजी के ऊपर है, इसलिए हम लोग जो डेफिनेशन फ्रेम कर रहे हैं वो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब सोशियोलॉजी में बार बार कह रहा हूं, तो आखिर ये सोशियोलॉजी क्या चीज होता है इसके बारे में एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो सोशियोलॉजी इसका मतलब होता है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी में लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर जीने की कोशिश करते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर भी प्लेयर्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को समझते हैं, कैसे टीम वर्क करके अपनी टीम को जिताने का काम करते हैं, वो सारी चीजें आप लोग को सोशियोलॉजी सिखाता है। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग बीइंग। तो ये आप लोग की सोशियोलॉजी होती है। मेरे ख्याल से आप लोग उसको फ्रेम कर लोगे अच्छे से। अगला जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज एन मैन कल्चरल हेरिटेज। टॉपिक को अगर ब्रेक डाउन करके बताऊं तो सिंपल वे में कुछ इस तरीके से कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैसे कल्चरली चेंज होते हुए आया है। पहले कैसे खेला जाता था, फिर अब कैसे खेला
खेला जाने लग गया है और आने वाले टाइम में कैसे खेला जाएगा इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को कल्चरल हेरिटेज नाम से वर्ड दिख रहा है, लेकिन ये कल्चरल के अंदर एक वर्ड है कल्चर। तो आखिर ये कल्चर है क्या? तो बेसिकली इसको डिराइव किया गया फ्रॉम कल्टीवेट से। इसका मतलब होता है टू क्रिएट। जैसे आप लोग किसी भी सोसाइटी में रहते होंगे या किसी भी स्टेट में रहते होंगे तो हर एक का एक स्पेसिफिक कल्चर है जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा है, जिसको आज के टाइम पे भी लोग मान रहे हैं। हो सकता है पहले के टाइम में थोड़ा अलग हुआ करता था, आज के टाइम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। सेम वैसे ही होता है कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब क्या? ट्रांसफरिंग द डिफरेंट वैल्यूज, traditions and convection of the past to the present and from the present to the future with appropriate modification। स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो पहले क्रिकेट बहुत ही अलग तरीके से खेला जाता था। पहले तो हेलमेट भी यूज नहीं होता था, उसके बाद हेलमेट यूज होना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के उस कल्चर को आज तक के हम लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ उसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज होती है कल्चरल हेरिटेज। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग को जानना है कि कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे डिफरेंट सिविलाइजेशन की, जिसके थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स आज के टाइम पे इवॉल्व होते हुए एट प्रेजेंट टाइम पे हम लोग खेल रहे हैं। तो डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के गेम्स इवॉल्व हुए। तो एक एक करके इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस में ही याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे 1776 बीसी में। ये एंशिएंट ओलंपिक की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और यही चीज आज के दौरान भी खेली जा रही है, बट मॉडर्न ओलंपिक के फॉर्म में। रोम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कई सारे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स थे जिसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था फॉर स्लेव्स एंड मिलिट्री पर्संस के लिए। इंग्लैंड की बात करी जाए तो इसको होम ऑफ आउटडोर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, और दुनिया के जितने भी बॉल गेम्स है सारे के सारे यहीं पे इन्वेंट हुए, चाहे वो क्रिकेट हो, हैमर थ्रो हो, पोल वॉल्ट हो या फिर फुटबॉल हो। यूएसए के अंदर जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को पॉपुलर किया है वो किया है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको हम लोग YMCA कहते हैं। साथ ही साथ यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने भी, जिसको हम लोग YWCA कहते हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है बास्केटबॉल, टेनिस, बेसबॉल जैसे स्पोर्टिंग इवेंट जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है। स्वीडन की बात करी जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी टाइप के आज के टाइम पे जिम्नास्टिक इवेंट्स वगैरह होते हैं वो सभी इन्हीं की देन है। जापान ने इंट्रोड्यूस किया था सुमो, जूडो, टाइकोंडो, फेंसिंग नाम से गेम्स। डेनमार्क में 1884 में। फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, जो आज के टाइम में हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंडिया ने एक्चुअल में ऐसे डिफरेंट टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट को इंट्रोड्यूस किया, लाइक मलखम्ब, कबड्डी, योगा, खो खो और भी बहुत सारे। तो ये तो मोटा मोटी समझ लिए। एक बार थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जान लेते कि कैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह इवॉल्व होते हुए चलते हुए आए और एक कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बन गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले ग्रीस की। तो ग्रीस में एक्चुअल में ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट कराया गया था। ऐसा माना जाता है कि हरकुलिस ने अपने पापा मतलब ज़्यूस की याद में इन गेम्स को स्टार्ट कराया था ग्रीस में। बट कुछ हिस्टोरिकल इवेंट ये भी कहते हैं कि ग्रीस एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइडेड था, जिसका नाम है एथेन और स्पार्टा, जिसको हम लोग सिटी ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पे कई सारे ऐसे म्यूचुअल बैटल्स होती रहती थी, जो कि एक्चुअल में स्मॉल पार्ट था ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक गेम फर्स्ट टाइम ओलंपिया में खेला गया था 1776 में। ये एंशिएंट ओलंपिक की बात हो रही है, जहां पे डिफरेंट टाइप की गेम्स एंड स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया गया था, लाइक रेसलिंग, 400 यार्ड वॉकिंग रेस, हॉर्स रेस, चैरियट रेस। सब डिफरेंट टाइप के इवेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए गए थे और उसको कंपटीशन का पार्ट बना दिया गया था। ये चीज कंटिन्यू चली थी 1000 साल तक के, और इसी को कहा जाता है गोल्डन पीरियड। बट एक टाइम आता है जब रोम के किंग, जिनका नाम है थियोडोसिस, जिन्होंने 394 AD में इस एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को कंप्लीटली बैन कर दिए थे, और उसके कई सालों बाद 1896 में इस गेम्स को वापस से स्टार्ट करे थे पैरा डे कॉर्बिटन ने, जिनको कहा जाता है मॉडर्न ओलंपिक के फादर। और ये गेम को स्टार्ट कराए थे इन्होंने एथेन में, मतलब ग्रीस में ही, जहां से इसका जन्म हुआ था। तो आई होप इसका कल्चरल हेरिटेज के बारे में आप लोगों ने समझ ली कैसी चीजें इवॉल्व होते हुए आई। अब बात कर लेते हैं रोम की। तो रोम के अंदर हॉर्स रेस का कल्चर आप लोग को देखने को मिलता था। उस दौरान पे बॉल गेम्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, और डांसिंग भी, जो कि रिच फैमिली के लोग ही खेला करते थे। लेकिन जितने भी रेस टाइप की चीजें लाइक हॉर्स रेस, चैरियट रेस, ग्लैडिएटर फाइट्स, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गई थी रोम के अंदर। और जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स रहा करते थे वो ज्यादातर मिलिट्री पर्सन या फिर जितने भी प्रोफेशनल एथलीट है वही खेला करते थे। मतलब एमेच्योर लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन का राइट उतना नहीं था। जापान की बात करी जाए तो यहाँ पे सुमो रेसलिंग काफी ज्यादा फेमस होते हुए देखने को मिली। इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे सुमो रेसलिंग, जूडो और टाइकोंडो, जो आज के टाइम में काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। 1880 में एक ऐसा स्कूल भी स्टैब्लिश किया गया था जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी जूडो की। तो इस चीज के बारे में आप लोगों को मालूम
मालूम होना चाहिए। अगली बात करें चाइना की, तो यहाँ पे कुंफू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ स्पोर्टिंग इवेंट है जो यहीं से इवॉल्व हुआ है। 7th सेंचुरी BC में रेसलिंग, बॉक्सिंग काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे और उसी दौरान कुंफू भी आप लोग को देखने को मिला। उस टाइम पे कुंफू उनको सिखाया जाता था जो आर्मी पर्सन है, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके। कुंफू और जिजुत्सु एक ऐसे फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है जिसको प्रैक्टिस किया जाता था उस दौरान, और यही चीज आज के टाइम पे भी कंटिन्यू चलते हुए देखने को मिल रही है। चाइना सिर्फ और सिर्फ कुंफू पे ही फोकस नहीं करता है, यहाँ पे काफी अच्छे बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं फॉर बैडमिंटन, जुडास्कोस और स्विमर्स भी। तो चलिए बात कर लेते हैं स्वीडन की। जैसे मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया था कि फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो यहीं से इवॉल्व हुआ है, और इसको लेकर आए थे पैर हेनरिक लिंग ने, जो कि फाउंडर कहलाते हैं स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम के। इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक, जहां पर डिफरेंट टाइप के जिम्नास्टिक के बारे में समझाया जाता था, सिखाया जाता था, लाइक एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक, एस्थेटिक जिम्नास्टिक और साथ में मिलिट्री जिम्नास्टिक। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबूतर उड़ाने की एक प्रैक्टिस, स्विमिंग, हंटिंग, एनिमल फाइटिंग, आर्चरी, चॉपर, पाचिसी, कबड्डी, ये सभी के सभी फेमस होते हुए देखने को मिले फ्रॉम द पास्ट, या आज के टाइम पे भी हम लोग खेल रहे हैं विद द प्रॉपर मॉडिफिकेशन के साथ। इसके अलावा अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, जैसे अमेरिका काफी ज्यादा पॉपुलर कंट्री है दुनिया भर में, वैसे ही वहां पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, और उनको पॉपुलर करने के पीछे जो दो इंस्टीट्यूट का हाथ है वो है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन और साथ में यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसे हम लोग YMCA और YWCA के नाम से भी जानते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इवॉल्व करने के लिए। इन्होंने डिफरेंट टाइप की वेरियस एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया, लाइक रनिंग, जंपिंग, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, राउंडर जिसको हम लोग बेसबॉल के नाम से भी जानते हैं, हैंडबॉल। अमेरिका में वॉलीबॉल स्टार्ट हुआ था 1895 में, बेसबॉल स्टार्ट हुआ था 1846 में, टेनिस स्टार्ट हुआ था 1874 में, बास्केटबॉल स्टार्ट हुआ था 1891 में। तो ये डेट्स आप लोग को याद रखनी है क्योंकि ये अमेरिका से इवॉल्व हुए हैं, और कई बार आप लोग को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्रीवियस में भी पूछे गए। तो मैंने इस बुक के अंदर आप लोग के सारे टाइप के क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग बन सकते हैं वो सभी के सभी ऐड कर दिया हूं। तो अभी तक के इसको ऑर्डर नहीं करे हो तो Amazon की लिंक दे रहा हूं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने खुद ने डिजाइन आप लोग के लिए किया हो, और मेरी गारंटी 100 मार्क्स इससे आप लोग के आसानी से आ जाएंगे। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, जिसको बॉल गेम का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी बॉल गेम्स हैं वो इंग्लैंड से ही ओरिजिनेट होते हुए आए। इनफैक्ट इसे हम लोग होम ऑफ आउटडोर गेम्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पे बाकी यूरोपियन कंट्री लिंग, जैन या गटमुट सिस्टम गटमट सिस्टम जो भी आप लोग बोलना चाहो, इसको फॉलो कर रहे थे, बट इंग्लैंड इससे परे होकर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजों को इवॉल्व कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड वाज यूजिंग अ प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स। पहले के टाइम में यहाँ पे लोग रेसलिंग, थ्रोइंग, हंटिंग, राइडिंग, स्विमिंग, रोइंग, स्केटिंग, शूटिंग, इन सब में पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके अलावा इंग्लैंड में ही फुटबॉल फेमस हुआ, और फुटबॉल दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट्स गेम्स में से माना जाता है, जिसको इंग्लिश नेशनल स्पोर्ट्स के थ्रू लेकर आया गया है। इन्होंने क्रिकेट को भी इन्वेंट किया है, जो आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हैमर थ्रो और पोल वॉल्ट जैसे एथलेटिक्स स्पोर्टिंग इवेंट भी इन्होंने ही लेकर आए हैं। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक इंसान, लाइक मैं हूं, अगर मैं स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर आता हूं तो मेरे अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा इसके बारे में बात करना है। तो मेनली डेवलपमेंट फिजिकल, इमोशनल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो एक एक को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि अगर कोई भी इंसान स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर आता है तो सबसे पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलने लग जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली चेंज होने लग जाता है। वो लीन मस्कुलर टाइप का आपको देखने को मिलने लग जाता है। उसका मसल साइज इंक्रीज होने लग जाता है। उसकी बॉडी के अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एनहांस होने लग जाता है। साथ में ये कह सकता हूं उसकी बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट भी एनहांस हो रहा है। अगर वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज रेगुलर परफॉर्म करेगा तो उसके वजह से उसके अंदर एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ इन सबको करने की जो प्रॉपर फॉर्म्स हो सकते हैं जिनको हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहते हैं वो भी डेवलप होगी। दिखने में अपीलिंग दिखेगा, एंटी एजिंग होने लग जाएगी। हो सकता है कि आप लोग बाकियों के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाओ, तो आप लोग के लिए अच्छा है स्पोर्ट्स खेलो और फिट रहो, साथ ही साथ यार दिखने में अच्छे रहो। अगली जो चीज होगी वो क्या होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगा। आप लोग ये सीखोगे कि कैसे प्रॉपर तरीके से जजमेंट आप लोग को लेना है स्पोर्ट्स के अंदर। आपके अंदर रीजनिंग, लर्निंग, ये सारी एबिलिटीज डेवलप होगी। आप लोग के अंदर वो
वो एबिलिटीज डेवलप होगी कि कैसे आप लोग प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। साथ ही साथ स्पोर्ट्स एंड गेम्स आप लोग को हेल्प करता है कि कैसे आप लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन में निकल के आ सको, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स में सक्सेस हासिल कर पाओ। इसके अलावा आप लोग के अंदर सोशल डेवलपमेंट होगा दोस्तों। लाइक अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलोगे, नए दोस्त यार बनेंगे, नई सोशल क्वालिटीज डेवलप होगी। अभी कौन सी सोशल क्वालिटीज डेवलप होगी? लाइक कॉर्पोरेशन, क्यूरियोसिटी, फेयर प्ले, टॉलरेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, सिंपैथी, भाईचारा, कैसे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ये सीखोगे, डिसिप्लिन में कैसे रहना ये जानोगे, कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट करोगे, पेशेंस कैसे संभालना चाहिए, कैसे लोगों की हेल्प करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आप इनहेंस कर पाओ। ये सारी चीजें आप लोग सोशल डेवलपमेंट के अंदर सीखते हो। ये सारी चीजें आप लोग सीखते हो जब आप लोग स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर आते हो। इन सब के अलावा आप लोग के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप के इमोशंस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो प्लेजर के हो, होप के हो, जेलसी के हो, हेट के हो, फियर हो, एंगर हो, लस्ट हो, लोनलीनेस हो। तो दुनिया भर के जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, ये आप लोग के अंदर इमोशंस को डेवलप करना सिखाते हैं। साथ में ये भी सिखाते हैं कि उस इमोशंस को कैसे बैलेंस आउट किया जा सके। ऐसे ना हो कि यार आप लोग का गेम खराब चल रहा है तो आप गुस्सा दिखाने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए। अगर आप एक लीडर हो और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर आए हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप लोग अपने इमोशन को जो आउटबर्स्ट होने की कोशिश हो जाती है ना, उससे आप लोग रेजिस्ट करना सीख जाओगे। ये सारी चीजें आप लोग को स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर आने के बाद सीखने को मिलने लग जाती है। मैं ये कह सकता हूं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आने के बाद आप लोग का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है पूरे की पूरे इंसान का, जहां पे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हर टाइप का डेवलपमेंट उसके अंदर आएगा और वो अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसके अंदर हम लोग को ये जानना है कि कैसे फिजिकल एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में ध्यान देता है। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या चीज होती है। तो नेशनल इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी, ब्रदरहुड एंड पेट्रोटिज्म अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री। आई होप ये चीज तो क्लियर हुई। अरे नेशनल इंटीग्रेशन यार हर एक इंडियन के अंदर देखने को मिलेगी। भले ही इंडियन से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब भी कंट्री की बात आती है, सारी चीजों को साइड में रखते हुए इंसान अपने कंट्री के लिए खड़ा रहता है, जहां पे वो यूनाइट हो जाता है, भाईचारा दिखाता है और देशभक्ति दिखाता है। और ये सारे के सारे सिटीजन के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं एक स्पेसिफिक कंट्री के। फिजिकल एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो लोगों को इकट्ठा करता है। तो दुनिया भर के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे वो अपने रिलीजन को साइड में रखते हुए, रेस को साइड में रखते हुए, रीजन को साइड में रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिससे कि वो लोग अपने आप का डेवलपमेंट कर सके, अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, स्पोर्ट्स में बेहतर हो सके और अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट होकर दुनिया में अपना नाम बना सके। तो दोस्तों जितने भी टीम गेम्स होते हैं उस दौरान पे आप लोग को नेशनल इंटीग्रिटी ज्यादातर देखने को मिलती होंगी। चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो सारे इंडियंस एक साथ होकर पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं और यही टीम गेम्स प्रमोट करते हैं ग्रुप हार्मनी और कॉर्पोरेशन अक्रॉस द डाइवर्सिटी। तो जितने भी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, तो ये प्रमोट करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे हम लोग को बाकी के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए बिना बाइस्ड हुए। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले इसमें आप लोग को देखने को मिलता है एटीट्यूड। एटीट्यूड सुनते से आप लोग को नेगेटिव टर्म देखने को मिलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। एटीट्यूड बेसिकली सिखाता है कि कैसे आप लोग स्पोर्ट्स के अंदर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रख सकते हो टुवर्ड द लाइफ। हर एथलीट के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में वो डिपेंड करता है उस पर, क्योंकि यही चीज उसको हैंडल करना सिखाता है कि वो कैसे सक्सेस की राह में आगे बढ़ सकता है या फिर हो सकता है कि वो फेल्योर की तरफ बढ़ जाए। तो अगली एट्रीब्यूट की अगर बात करी जाए तो वो है हेल्पफुलनेस। सीधी सिंपल बात है, लोगों के बीच में किस तरीके से हम लोग को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक ऐसी हैबिट बना के रखना है कि जहां पे आप लोग अपने टीममेट्स को सही तरीके से असिस्ट कर पाओ। ऐसा ना हो कि टीम के बीच में लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हो, ऐसी वाली प्रॉब्लम ना निकलते हुए, क्योंकि अगर ये चीज निकल के आएगी तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो यूनिटी बनी रहनी चाहिए वो टूट सकती है। अगला एट्रीब्यूट है आप लोग का फ्रेंडशिप। सीधी बात है, स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेक्शन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा, टीममेट्स एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग हार जाओगे। तो एक हेल्दी आप लोग की फ्रेंडशिप होना जरूरी है, क्योंकि ये बॉन्ड आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा स्पोर्ट्स में आप लोग को सक्सेस दिलाने के भी। अगला एट्रीब्यूट है टीम स्पिरिट। बेसिकली सारे प्लेयर्स को ये चीज सिखाता है कि साथ में मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ हम लोग आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डिसिप्लिन। सीधी सिंपल बात है, डिसिप्लिन में खेलो, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, पंक्चुअलिटी रखो, रिस्पेक्ट करो, खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। ऐसा नहीं कि हार रहे हो तो जाके मारा पीटी कर दो। नेक्स्ट है यूनिटी। सीधी बात है यार, ये भी ऐसी एक्टिव मतलब ये
ऐसा एट्रीब्यूट है यार, मतलब क्या ही बोलूं यार, ये वही चीज है कि यार चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, किसी भी रिलीजन से आ रहे हो, कास्ट से आ रहे हो, लेकिन अगर आप एक टीम में खेल रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग को यूनाइट रहना है, क्योंकि वहां पे आप लोग नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खेल रहे हो। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस अलग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहां पे पूरी टीम हार रही है, बट आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार बुरी सिचुएशन है, अगर मैं थोड़ा ध्यान से खेलूंगा तो हो सकता है अपनी टीम को आगे लेकर चले जाऊं। तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में काम करता है और आपके अपने स्पेसिफिक जो गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, चाहे आप मैच जीतना चाहते हो, टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, उसमें आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट एबिलिटीज के बारे में याद रखना। अगला है टॉलरेंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई लोग इंटॉलरेंस हो जाते हैं गेम्स के दौरान। ये चीज आप लोग को नहीं रखनी है। चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, आप लोग को अपने आप को इमोशनली आउटबर्स्ट होने की कोशिश नहीं करना है, इमोशनली स्टेबल रखने की कोशिश करना है। चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, चाहे कितना भी गेम के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, आपको अनस्टेबल नहीं होना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की कोशिश करना है। वो सब चीजें आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप लोग आराम से समझा सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने अभी आप लोग को समझाया उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। पॉज करके एक बार इसको आंसर कर दो। अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए तो मेरी जो प्रीमियम बुक है इसके अंदर आप लोग ये सारी चीजें मिल जाएगी। साथ में इस चैप्टर के रिगार्डिंग हॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए ला दिया हूं। प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम टाइम आप लोग के लिए पूछे गए, ये कम क्वेश्चंस है ना, इसके अलावा और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। साथ में इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को जानना है तो मैंने पेज नंबर डाल दिया। लाइक पेज नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, ये 4 में मिल जाएगा, ये 5 नंबर में मिल जाएगा, 6 नंबर। कौन से पेज नंबर? मेरे इस बुक के क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हैं। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ लगा लीजिएगा, जिससे कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। साथ में भाई इसमें नोट्स भी मैंने डाल दिया हूं सो दैट रिवीजन के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं डिस्काउंट की, अभी जाए और इसको ऑर्डर करें Amazon के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाए। तो चलिए एंड करता हूं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ISC बोर्ड्स के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो मैंने इस चैनल पे लेकर आया हूं, तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करो और बताओ कि हाँ भाई इस चैनल के अंदर ISC बोर्ड्स के लिए भी कंटेंट रेगुलर आने वाला है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।